मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के बगिया में समृद्धि एमकेट योजना सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये योजना हर बूंद से अधिक उत्पादन के संकल्प को साकार करेगी और जशपुर को आधुनिक सिंचाई का राष्ट्रीय मॉडल बनाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि परियोजना के तहत पारंपरिक नहरों की जगह प्रेशराइज्ड पाइप नेटवर्क बिछाया जाएगा, जिससे जल अपव्यय रुकेगा और किसानों को साल भर सिंचाई की सुविधा मिलेगी। वहीं कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने इसे किसानों के लिए वरदान बताया। स्टेट नोडल ऑफिसर आलोक अग्रवाल ने बताया कि 119 करोड़ की इस परियोजना को केंद्र से 95.89 करोड़ की स्वीकृति मिली है और इसे 6 माह में पूरा कर लिया जाएगा। आज के इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, सज्जनों, देवों और मीडिया के मित्रों, आप सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। और आज इस क्षेत्र के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। हमारे नोडल अधिकारी बता रहे थे कि पूरे देश में 23 राज्यों में 34 इस तरह की योजना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ में एक योजना स्वीकृत है, ये बगिया उद्वहन सिंचाई योजना, जिसका आज हम लोग यहाँ पर भूमि पूजन किए हैं। तो मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से और विशेषकर इस क्षेत्र की जनता के तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनको साधुवाद देते हैं जिन्होंने इस योजना की स्वीकृति दी है और एक करीब 119 करोड़ रुपए की लागत का होगा। और ये सिंचाई योजना का एक अलग स्टाइल होगा जो नोडल अधिकारी बताए हैं कि जमीन के अंदर पाइप बिछेगी और खेतों तक वो पाइप जाएगा। तो इसमें जो लाभ है आप सबको बताए हैं कि इसमें नहर भी नहीं बनेगा। आजकल नहर बनाने के लिए भी जमीन वगैरह की समस्या आती है, तो समस्या भी आना नहीं है। वाटर का लॉसेस भी नहीं होगा। नहर में कई जगह कट जाता है तो पानी बहता है, तो वो सब भी समस्या नहीं रहेगा। और कुल 13 गांव इसमें लाभान्वित होगा। इसमें बांसबहार, बिहाबार, चोंगरी बहार, ढोढरू डांड, दोकड़ा, गरिया दोहर, मुस्कुटी, नारियल डांड, पतरापाली, रजोटी, सिकरिया और सूजी बहार, ये 13 गांव का करीब 12,000 एकड़ जमीन इससे सिंचित होगा। आप सब लोगों को मालूम है कि ये क्षेत्र में सिंचाई का साधन नहीं होने के कारण लोग इंद्र पर, भगवान पर मतलब डिपेंडेंट रहते हैं। उन पर हम लोग का पूरा निर्भर रहता है। अगर भगवान बढ़िया पानी बरसा दिया तो खेती अच्छी हो गई, नहीं तो फिर अकाल उकाल में फसल सूख जाता है। लेकिन अब इस योजना के बनने से ऐसे समय में कभी पानी जल्दी नहीं गिरा, तो हम लोग इस योजना के माध्यम से कहे कि नदी को तो पानी मिल ही जाता है, थोड़ा भी बारिश होता है तो नदी को पानी मिल ही जाता है। उससे हम लोग किसानों के खेत में पानी दे पाएंगे तो समय पर उनका हर तरह का खेती का काम शुरू हो जाएगा। कभी एकाध पानी के कारण अकाल पड़ता है, फसल सूख जाता है, तो ऐसे समय में भी फसल को सूखने से हम लोग बचा पाएंगे। तो कुल मिला के इससे बहुत हमारे 13 गांव को फायदा होने वाला है। और पूरा इसके विषय में जानकारी हमारे नोडल अधिकारी दिए हैं। हमारे ठेकेदार भी आए हैं जिनको ये काम मिला है और जो इसको करेंगे। 6 महीना का समय है, 6 महीने में इसको पूरा करेंगे और 5 साल तक उन्हीं का देखरेख रहेगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने जिला भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने सुशासन तिहार को लेकर विस्तार से जानकारी दी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि ये अभियान 1 मई से शुरू होकर 10 जून तक चलेगा। विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार का उद्देश्य जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सहित सभी जनप्रतिनिधि गांव-गांव, गली मोहल्लों तक पहुंचकर लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जनता के प्रति सम्मानजनक व्यवहार रखें और शिकायतों के निराकरण में गंभीरता दिखाएं। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सुशासन तिहार कर रही है, जो 10 जून तक चलेगी और एक कल्याणकारी सरकार, एक जन सरोकार रखने वाली सरकार का यह दायित्व है कि वो जनता के बीच जाए, सरकार की योजनाओं का जमीनी हकीकत पता करे और लोगों की समस्याएं सुने, संवाद करे। वही काम आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 1 मई से प्रारंभ किया है। इस अभियान के दौरान मुख्यमंत्री जी सहित सभी मंत्री, सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारीगण हर गांव, गली मोहल्ले में जाएंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे, उनसे संवाद करेंगे और निश्चित रूप से इससे शासन की योजनाओं में, शासन के काम में बड़ा लाभ मिलने वाला है। और जी खास कहना है कि उच्चाधिकारियों का जो है व्यवहार जनता के प्रति, जनता से संवाद, इस पर आप क्या कहें? निश्चित रूप से यही जो सरकार का दायित्व है, प्रशासन में बैठे हुए लोगों का दायित्व है और हम सब जनता के लिए है। इसलिए जनता से सम्मानजनक व्यवहार हो, जनता की बातों को गंभीरता से सुने और उसका निराकरण का प्रयास करे, यही सरकार और का दायित्व है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज गरियाबंद जिले के नगर पंचायत कोपरा पहुंचे, जहां उन्होंने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान करीब 1,49,00,000 रुपए के कार्यों की शुरुआत हुई, जिसमें 75 लाख के अधोसंरचना कार्य, 53.72 लाख के स्वच्छ भारत मिशन के तहत संग्रहण केंद्र और 19.99 लाख से बने अटल परिसर का लोकार्पण शामिल है। उप मुख्यमंत्री ने कोपरा के समग्र विकास के लिए 22,50,00,000 रुपए की घोषणा की है, जिसमें कार्यालय भवन के लिए 50 लाख, मूलभूत विकास हेतु 1 करोड़ और जल आवर्धन योजना के लिए 21 करोड़ रुपए शामिल हैं। उन्होंने नागरिकों से नगर को स्वच्छ और विकसित बनाए रखने की अपील की है। 1,49,11,000 के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन समारोह का आयोजन था। अटल परिसर के लोकार्पण का कार्यक्रम था। नवगठित नगर पंचायत है। मैं कोपरा वासियों को 1.5 करोड़ के विभिन्न कामों का बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नया नगर पंचायत होने के कारण हमारा ये नगर स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने, इसके लिए राज्य सरकार लगातार सहयोग कर रही है। नया कार्यालय भवन बने, इसके लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। नगर में अन्य विकास कामों के लिए 1 करोड़ रुपए और देने की घोषणा की है। साथ ही जल आवर्धन योजना 21 करोड़ रुपए की लागत से बहुत जल्दी कोपरा के लिए स्वीकृत होगा। तो निश्चित रूप से कोपरा हमारा स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और मैं कोपरा वासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। रायगढ़ जिले के पत्रकारों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा, जब वित्त मंत्री एवं विधायक ओपी चौधरी ने वार्ड क्रमांक 27 में 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले प्रेस क्लब सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि 20 लाख रुपए शासन और 30 लाख रुपए विधायक निधि से स्वीकृत किए गए हैं। कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि ये भवन पत्रकारों को एक सशक्त और सम्मानजनक मंच देगा। उन्होंने निर्माण में गुणवत्ता बनाए रखने और भविष्य में विस्तार की संभावना को ध्यान में रखने के निर्देश दिए हैं। कोरबा प्रेस क्लब का उदाहरण देते हुए उन्होंने आधुनिक सुविधाओं से युक्त भवन बनाने पर जोर दिया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। कई दशकों से बहुप्रतीक्षित प्रेस क्लब की आवश्यकता हर कोई महसूस करता था। उसके जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण करके आज 50 लाख की लागत के भवन निर्माण के प्रथम चरण के लिए भूमि पूजन किया गया है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रेस क्लब को स्थापित करके एक अच्छे मीडिया के कल्चर को स्थापित करने की दिशा में आज की तारीख मील का पत्थर साबित होगी।
और सब लोग मिल करके, हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष हेमंत जी, हमारे सचिव नवीन जी, पूरे प्रेस क्लब के साथ ही सकारात्मक रूप से इन कामों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं और सब लोग मिल करके आज एक अच्छे मुकाम तक पहुँचे हैं और ये प्रेस क्लब आने वाले 2 सालों में और बड़े मुकाम तक पहुँचाएंगे। इसके लिए हम सब संकल्पबद्ध हैं। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के मोपका चौकी में मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जहां बीच बचाव करने पहुंचे 22 वर्षीय अभिषेक यादव को बेरहमी से मारकर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक अभिषेक यादव निवासी मोपका गुड़ी मोहल्ला BA सेकेंड ईयर का छात्र था। घटना रात करीब 10:30 बजे की है, जब उसके छोटे चचेरे भाई ओम प्रकाश यादव का कुछ युवकों से विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गया। बताया जा रहा है कि करीब 5 आरोपियों ने ओम प्रकाश के साथ मारपीट शुरू कर दी। भाई को बचाने पहुंचे अभिषेक को आरोपियों ने निशाना बना लिया। इस दौरान एक आरोपी ने चापड़ से अभिषेक के गले पर वार कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़ा, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। घायल ओम प्रकाश किसी तरह जान बचाकर पुलिस चौकी पहुंचा। परिजन और स्थानीय लोग अभिषेक को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव और प्रदर्शन किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है। घटना मोपका चौक के पास की है, जिसमें 2 गुटों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और दोनों में लड़ाई झगड़े के दौरान ही आरोपी आशीष सूर्यवंशी द्वारा मृतक अभिषेक यादव को चाकू से गले में वार करने से इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई और इस मामले में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपी जो हैं नाबालिग हैं, 3 आरोपी बालिग हैं। सभी के गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है। अगली खबर दुर्ग से है, जहां बढ़ती महंगाई को लेकर अब सियासत सड़क पर उतर आई है। दुर्ग जिले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। चंडी मंदिर चौक पर बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि और रोजमर्रा की जरूरतों की महंगाई को मुद्दा बनाया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। रसोई गैस से लेकर खाद्य पदार्थों तक हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम लोगों का बजट बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने महंगाई नियंत्रण के वादे किए थे, लेकिन स्थिति इसके विपरीत है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और महंगाई पर नियंत्रण लगाने की मांग उठाई। नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही महंगाई पर काबू नहीं पाया गया तो आने वाले समय में आंदोलन और उग्र किया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार हर महीने के 1 तारीख को मूल्य बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मार्च के महीने में कमर्शियल सिलेंडर में 114 रुपया 50 पैसा बढ़ा है, अप्रैल में 195 रुपया 50 पैसा बढ़ा है और अभी मई के 1 तारीख को 993 रुपया बढ़ा है। कुल मिला के 1303 रुपया 3 महीने में नरेंद्र मोदी की सरकार बढ़ाए हैं। आपने पेपर के माध्यम से या टीवी के माध्यम से देखे होंगे, 29 तारीख के पेपर में आया कि चुनाव के बाद भी हम पेट्रोलियम पदार्थों का रेट, हम गैस का रेट, सिलेंडर का रेट नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, सिलेंडर का रेट सीधा 993 रुपया बढ़ा दिए। अभी तो कमर्शियल सिलेंडर में रेट बढ़ा है। अभी देखिएगा कुछ दिनों में, 2-4 दिनों में घरेलू सिलेंडर और पेट्रोल डीजल में भी 25 से 50 रुपया प्रति लीटर बढ़ाने जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। जो सरकार महंगाई को चरम सीमा में ले जाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार कर रहे हैं। चुनाव खत्म, खेल शुरू। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय नेता, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल जी ने उसी दिन कह दिया था कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा महंगाई बढ़ने लगेगी, सिलेंडर का रेट बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। हम देख रहे हैं कि एक साथ 993 रुपये 1 मई को कमर्शियल सिलेंडर का रेट बढ़ा। दिसंबर 2025 में जो 1600 रुपये रेट चल रहा था, अब हो गया है सीधे 3100 कुछ रुपये। मतलब 5 महीने में लगभग डबल रेट बढ़ गया है और इसका इनडायरेक्ट सीधे इफेक्ट महंगाई पे आएगा। चाय का रेट बढ़ेगा, समोसा का रेट बढ़ेगा, होटलों में रेट बढ़ेंगे।
और कुल मिला के आम आदमी को इससे परेशानी झेलना पड़ेगा। ये बात सही है कि महंगाई डायन खाया जाते हैं। जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य के बीच फील्ड में काम कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। ताजा मामला बिलासपुर के बिल्हा थाना क्षेत्र के ग्राम घोघरा का है, जहां ड्यूटी पर पहुंचे एक शिक्षक के साथ मारपीट की गई। जानकारी के अनुसार शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ओड़नताल में पदस्थ शिक्षक नेतराम पैकरा जनगणना के तहत घर घर जानकारी एकत्र कर रहे थे। इसी दौरान गांव का एक व्यक्ति वहां पहुंचा और उससे बहस करने लगा। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपी ने शिक्षक के साथ मारपीट कर दी। इस दौरान शिक्षक का आई कार्ड भी फाड़ दिया गया। घटना के बाद पीड़ित शिक्षक पंचायत भवन पहुंचा, लेकिन वहां भी आरोपी ने सरपंच के सामने दुर्व्यवहार करते हुए उनके साथ बदतमीजी की। मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। मैं प्रगणना के रूप में ड्यूटी कर रहा था, तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है निर्मल सिंह। उन्होंने पहले से थप्पड़ लगा दिया मेरे गाल पर और मारपीट भी किया, जिससे मेरा आईडी कार्ड और यहाँ तक का शर्ट भी फट गया जी। तो वो क्यों मारा आपको सर? जी मैं सामान्य जानकारी ले रहा था सर। उसका कहना था आप कहाँ से आए, तो मैंने अपनी जानकारी बताया मैं यहाँ से आया हूँ। तो फिर कहाँ से आए बताया आप? मैं दगोरी से बताया मैं जी। कहाँ रहते हो? दगोरी में बताया मैं इसके घर में रहता हूँ। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं कैसे मान लूँ, तो मैंने अपना आइडेंटिटी कार्ड भी बताया जिसको तहसीलदार साहब ने जारी किया है। फिर उन्होंने कहा ऐसे में तो 10 आईडी कार्ड बना लूँगा। तो मैंने कहा तो दिखाइए कहाँ है 10 आईडी कार्ड आपका। तो उतना वो मेरे से मारपीट करने लग गया। फिर उसके बाद मैं वहाँ से चला गया, पंचायत भवन में चला गया उसके बारे में बताने के लिए सरपंच से। वहाँ जाके सरपंच से मैं बताने वाला था, उतना समय फिर वहाँ पर पहुँच गया वो व्यक्ति और फिर मारपीट करने लगा वहाँ भी। चलिए देख वहाँ के जो व्यक्ति थे वहाँ वो सब उन लोगों ने छुड़वाया। फिर जैसे मैं पंचायत भवन से बाहर निकला तो मेरा पीछा करते करते वो ग्राम चूराघाट तक आया। तो इससे मुझे थोड़ा से असहज महसूस हो रहा है, जान का डर भी लग रहा है कि हो सकता है व्यक्ति मेरे ऊपर जानलेवा हमला मत कर दे जी। बाद में आरोपी ने शिक्षक का पीछा भी किया, जिससे वे भयभीत हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन की भूमिका और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गहरे सवाल उठ खड़े हुए हैं। हाँ, जो शिक्षक हैं जनगणना कार्य में लगे हुए थे, घोघरा ग्राम में वो गए हुए थे और उसी दौरान पूछताछ के दौरान जो आरोपी है उसने शासकीय कार्य में बाधा और बल प्रयोग किया है। उसमें थाना बिल्हा में FIR पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नहीं, इस तरह की कहीं पे भी शिकायत मिलती है कि कहीं पे विवाद की स्थिति है या फिर जनगणना कार्य में लगे हुए किसी को भी किसी व्यक्ति के द्वारा तंग किया जाए तो उसे पुलिस प्रोटेक्शन दी जाएगी, वहाँ पे पुलिस की पेट्रोलिंग भेजी जाएगी और इस तरह का कार्य कोई करता है तो उस पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। महासमुंद जिले में LPG गैस गबन का बड़ा मामला सामने आया है, जहां सुरक्षित रख रखाव के लिए सुपुर्द किए गए 6 LPG कैप्सूल से करीब 90 से अधिक मीट्रिक टन गैस, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है, अवैध रूप से खाली कर बेच दी गई है। आरोप है कि ठाकुर पेट्रोकेमिकल के मालिक, डायरेक्टर और प्लांट मैनेजर ने 31 मार्च से 6 अप्रैल 2026 के बीच सुनियोजित तरीके से गड़बड़ी की। जांच में यह सामने आया है कि हर कैप्सूल से औसतन 17 मीट्रिक टन गैस निकाली गई है। GPS डेटा से पूरी गतिविधि की पुष्टि हुई है। रिकॉर्ड में केवल 47 टन गैस खरीदी दिखाई गई, जबकि 100 टन से अधिक की बिक्री दर्ज है। कर्मचारियों ने भी स्वीकार किया है कि ये काम मालिकों के निर्देश पर किए गए हैं। आरोपियों ने गैस को बाजार में 1.5 से 2 गुना कीमत पर बेचा। रायपुर की कई एजेंसियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। फिलहाल प्लांट मालिक फरार है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स को हैंडओवर किया। ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स 30 तारीख को हैंडओवर ले जाकर अपने प्लांट के बाहर पार्किंग में कैप्सूल्स को रखा था और उसके बाद 30 तारीख से 8 तारीख के बीच क्रमशः 31 तारीख को 2 कैप्सूल खाली किए, 1 तारीख अप्रैल को 1 खाली किए, 3 तारीख को 1 और 5 तारीख को 2, टोटल 6 कैप्सूल्स के लगभग 90 से 92 टन मीट्रिक टन, जो कि 92,000 किलो होता है, गैस का गबन किया गया, उसका आपराधिक न्यास किया गया और उसको निकाल के अपने बुलेट में रखा गया। और उसके बाद जब
हैंडओवर की बात हुई तो उसे इन सभी कैप्सूल्स का वजन करा के 8 तारीख को खाली करने के बाद प्रशासन को ये सूचना दिया गया कि कैप्सूल सारी खाली है। तो इसके अपराध दर्ज करके हमने विवेचना की है। विवेचना में हमें ये पता चला है कि ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स के 2 मालिक, उसके प्लांट मैनेजर, 3 आरोपी, सात्विक ठाकुर, संतोष ठाकुर और मैनेजर निखिल वैष्णव, इन तीनों ने, और इसके अलावा अन्य जो भी आगे विवेचना में आएंगे, तीनों ने मिलकर आपराधिक षड्यंत्र कर कैप्सूल को खाली किया। कंपनी में 3 दिन तक हमने रेड करके वहाँ पे जांच की है, इंक्वायरी की है। जो हमें कागजात मिले हैं वो बहुत ही इंडिकेटिंग है। अप्रैल महीने में कंपनी ने सिर्फ 47 टन गैस खरीदा है, लेकिन 107 टन गैस कागजों पे बेचा है। उसके अलावा हमें कच्चे बिल पे गैस के बेचने के सबूत मिले हैं, जो कि लगभग 40 से 50 टन की। और रायपुर की 7-8 एजेंसियां हैं जिन लोगों ने इस गैस को कच्चे बिल पे खरीदा है। तो चोरी के गैस का पूरा काउंटिंग है कि लगभग 90 टन से ज़्यादा गैस को वहाँ पे अवनपुर में चोरी किया गया। चोरी करके उनको रायपुर की विभिन्न एजेंसियों में खपत कराई गई और कच्चे बिजनेस की बिक्री की गई, जिससे कालाबाजारी के सेक्शन, EC एक्ट के सेक्शन, साक्ष्य भी चुकाया गया है। जो कच्चे में उनका व्यापार होता था उसका एक रजिस्टर था और एक चालान था, जिसको लेकर अपराधी फरार है। उसके अलावा गेट पर जो गाड़ी की आवाजाही की रजिस्टर थी उसको लेकर भी अपराधी फरार है। IT एक्ट में भी इसमें सेक्शन लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो इनका डेटाबेस था वो क्लाउड था, वहाँ से डेटा डिलीट और डिस्ट्रॉय किया गया था। उसकी कोशिश की गई, उसके एक्सेस को भी चेंज किया गया है। तो उस संदर्भ में IT एक्ट को भी लगाया गया है और आगे की विवेचना जारी है। बिलासपुर शहर में भूमाफियाओं के बढ़ते आतंक के बीच बहतराई क्षेत्र से जमीन कब्जे का एक और मामला सामने आया है। स्वर्णिम एरा कॉलोनी के पास स्थित करीब 75 साल पुरानी खेती की जमीन पर अब विवाद गहराता जा रहा है। पीड़ित किसान बजरंग साहू का आरोप है कि वे पीढ़ियों से इस जमीन पर धान की खेती करते आ रहे हैं, लेकिन अब बिल्डर ब्रिजेश साहू और उसके साथियों द्वारा अवैध कब्जे की कोशिश की जा रही है। किसान के मुताबिक आरोपियों ने करीब 12 डिसमिल जमीन पर कब्जा कर बाउंड्री वॉल भी बना ली है, जिन्हें उन्होंने हटाया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जमीन के दस्तावेजों में फर्जी हस्ताक्षर कर हेरफेर किया गया है। इस मामले ने राजस्व विभाग की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित किसान ने प्रशासन से न्याय की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी गंभीरता दिखाता है। बहतराई का बजरंग साहू, इतवारी साहू बोल रहा हूँ। मेरे पिताजी का नाम इतवारी है, मेरा नाम बजरंग साहू है। अब मैं स्वर्णिमा एरा गेट के आगे में 90 डिसमिल ज़मीन है, उसको मैं दीवार घेर रहा था, तो दीवार मेरा तोड़ के दीपक पटेल ज़बरदस्ती उसमें दीवार घेर दिया और विवादित कर दिया है और फर्जी सीमांकन बनवा लिया है। ये परदेसी और संतराम साहू और ब्रिजेश साहू, ये बिल्डर लोग मिल के मेरे ज़मीन को ज़बरदस्ती सीमांकन करवा के मेरे ज़मीन में कब्जा कर रहा था। दीवार घेरे थे, उसको तोड़ दिया मैंने। कितनी ज़मीन थी आपकी? मेरा पूरा 90 डिसमिल था। अब कितनी ज़मीन बिक गई है उसमें, ऐसा बोल रहे हैं? बिका नहीं है उसमें। नहीं, कब्जा कितने में बता रहे हैं? 12। और जबकि मैं सीमांकन करवाया अपना अभी, तो पूरा मेरा 90 निकल गया। और पहले का वो लोग कराए हैं तो उसमें बताया जा रहा, लेकिन उसका मैं टोपो भी करवाया हूँ, उसमें भी मेरा 90 बता रहा था। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ कि कोई विवादित ना हो, मेरी ज़मीन सुरक्षित रहे, मैं अपना बाउंड्री दीवार घेर सकता हूँ। वो सीमांकन कराए, उसको निरस्त किया जाए। दस्तावेजों में कूट रचित करके फर्जी हस्ताक्षर किए गए, आप पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की इस मामले की? ये हम लोग करना चाहते थे, लेकिन हमारा पिताजी सियान आदमी है तो डर रहे थे, इसलिए नहीं किए। क्या उसके द्वारा कुछ बोला जा रहा है क्या आपको? बिल्डर के द्वारा कुछ? बिल्डर के, हाँ, धमकी दे रहा था भैया, चमका भी रहा था। ये पटेल भी है, मार काट देंगे, जान का डर था, इसलिए हम लोग रिपोर्ट नहीं किए। क्या चाह रहा है अभी? इसको सीमांकन को उसका रद्द कराया जाए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।